Hello guys, good evening. How are you? Heartily welcome in our live class. देखो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कल हमने एक आपके लिए टेस्ट लिंक दिया था और आपने उसको ओपन करके अटेम्प्ट भी किया है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन पहले हम उसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं, उनका आंसर क्या होना चाहिए और इस तरह का आंसर क्यों होना चाहिए, इन सब बातों पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वी सा अ मैन ब्लैंक अ बास्केट ऑन इट्स हेड। इस वाले ऑप्शन में, यहाँ इस वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अब आप समझे होंगे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमारे पास में देखो वी सा अ मैन अ बास्केट ऑन इज हेड। हमें यहाँ पर पहले हम ये देखें कि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट्स किसकी है, यानी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में कैरिड है, सेकंड ऑप्शन कैरिंग है, थर्ड ऑप्शन में कैरी है और फोर्थ ऑप्शन है नन। हो सकता है कि ये सेंटेंस पहले से कंप्लीट हो, तो हमें फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाना है। अब आप समझो, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, बोलिए कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल V3 है ना यहाँ पर। ये कौन सा पार्टिसिपल है, V1 प्लस ING, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये देखो ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, इन दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना है। देखो ये वाला ऑप्शन तो इसका सही हो ही नहीं सकता, यानी हम V1 का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर किसी नाउन से पहले। यहाँ नाउन है, इससे पहले हम V1 का यूज कैसे करेंगे। अब देखो इन दोनों में से एक आना है। मैंने आपको कल वाली क्लास में ये बात बताई थी, जो काम हो गया हो, मेरी बात को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो काम हो गया हो, पूरा हो गया हो, वहाँ तो क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और जो काम उस समय हो रहा है, जब हम बात कर रहे थे, यानी कंटिन्यू है, तो उस समय उसमें कौन सी आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप इसका मेन सेंस निकाल कर देखिए। आई सा मैन, मैंने एक किसी आदमी को देखा, मैंने कोई आदमी को देखा, हु इज कैरिंग अ बास्केट ऑन हिज हेड, जो उसके सिर पर क्या कर रहा था, बास्केट लेकर जा रहा था। तो बताओ काम पूरा हुआ, ये वाला काम पूरा हुआ या पूरा उस समय कंटिन्यू था। आप समझो ये काम पूरा नहीं हुआ, उस समय कंटिन्यू था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन को भरना होगा। अब ये करेक्ट हो गया। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्या है, देखो ये जो कैरिंग आया है, ये कैरिंग क्या कर रहा है, इस मेन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का काम आपको पता है पार्टिसिपल करते हैं। तो ये इस तरह से पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हुआ। हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैंक टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। ये हमारा सेंटेंस है। हमें यहाँ पर भरने के लिए 4 ऑप्शंस मिले हैं। टेकिंग है, टेक है, हैविंग टेकन है और टेक्स है। अब हमें एक चीज़ देखनी है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, इसका आंसर परफेक्ट पार्टिसिपल्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम पूरा होने के बाद में और एक या एक से अधिक कार्य होते हैं, या एक एक्टिविटी पूरी होने के बाद में एक या एक से अधिक एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ क्या हुआ, देखो उसने क्या किया, चाय पी। यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही यहाँ पर ही टुक टी। अब देखो ये था इस वाले पोर्शन में, यानी यहाँ पर सेंटेंस हमारा ये था, इस प्रकार की क्लोज थी। तो हमने क्या हुआ कि उसने क्या चाय को पिया, यानी चाय उसने ले ली और उसके बाद में क्या हुआ, वो ऑफिस चला गया और वहाँ उसने बहुत सारा कार्य पूरा किया। तो देखो इसको हमें बनाना है तो क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 और हैविंग प्लस V3। देखो टेक है हमारे पास, तो टेक की टेकन होती हैं। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। यहाँ तक
आप समझे होंगे, ऊपर वाले में केयरिंग आएगा, इसमें हैविंग प्लस टेकन आएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। द चाइल्ड पिक्ड अप अ पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट। देखो एक बच्चे ने कोई कागज उठाया। अब देखो पेपर के आगे बढ़ना है, हमें पेपर के आगे बढ़ना है। एक बच्चे ने कागज उठाया गली से। अब देखो वो जला हुआ था। देखो ये वाली स्पेलिंग V1 है। V1 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसकी V3 ब्रंट होती है। और ये शायद देखो यहां पर एक भी ऑप्शन सुटेबल नहीं, इसको छोड़कर ये V1 है, ये V3 गलत हो गए। यहां पर V1 प्लस SAS भी नहीं आएगा, तो इसका अर्थ हुआ बर्निंग। और वैसे भी इसका अगर हम ये सेंस लेकर देखते हैं कि बच्चे ने गली से जलता हुआ कागज उठाया, तो उस समय जब कागज उसने उठाया उस समय वह जल रहा था, इसलिए क्या होगा यहां पर बर्निंग ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी उस बच्चे ने जलते हुए कागज को पिकअप किया। अब देखो यहां आपको मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ एक बार फिर से लेकर चलता हूं। आपके सामने एग्जाम्स में इस तरह से कोई सेंटेंस लिखा गया, द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न पेपर, और आपसे कहा गया है कि इसमें आप कुछ लिखा हुआ है, इसमें आप एरर को फाइंड आउट कीजिए और एरर को फाइंड आउट करने के बाद में उसका करेक्शन कीजिए। तो आपको देखो इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये हमारी वर्ब है, इस तरह से इसका को देखना है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये समझिए वर्ब के बाद वाले अदर वर्ड्स हैं। और यहाँ क्या हुआ देखो, ये जो पेपर नाउन है, पेपर नाउन के आगे जो बर्न आया है यानी V1 प्लस V1 है, तो V1 गलत है क्योंकि V1 की कभी भी किसी नाउन का एडजेक्टिव नहीं बन सकती। यहां पर दो चीजें एडजेक्टिव बन सकती हैं, या तो वह V3 हो फास्ट पार्टिसिपल के लिए, या V1 प्लस ING हो। तो यहां पर ये हमारी मिस्टेक है और इसे हमें सही करना है। यानी कि बर्न को बर्निंग बनाना होगा, बर्न को बर्निंग बनाना होगा। इस तरह से आपको ये हमारा आंसर हुआ। यानी आपको इनकरेक्ट वाले पोर्शन में ये लिखना है और करेक्ट वाले पोर्शन में ये लिखना है। इस टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पर 4 में क्या है देखो, ब्लैंक के अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। पहला ऑप्शन है लूज, फिर ये बी लूजिंग, लॉस्ट और लॉसीज। अब आप देखो एक चीज पता कीजिए कि ये वाला ऑप्शन V1 है और ये V1 में S या ES प्लस किया गया है, तो ये दोनों नहीं आ सकते क्योंकि हमें क्या करना है देखो, अपॉर्चुनिटी हमारी जो नाउन है उससे पहले बढ़ना है। और नाउन कभी भी, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो न तो V1 प्लस S या ES होगा और नहीं V1 होगी। अब इन दोनों में से ये V3 है और ये V1 प्लस ING है, इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको एक बात सिखाई है, इन दोनों में से सही वही होगा। हमें उसका सेंस निकालना है कि जो काम अगर हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव बनने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, और एक्टिविटी अगर पूरी हो गई है तो वहाँ पर एडजेक्टिव बनने के लिए फास्ट पार्टिसिपल आएगा। अब आप खुद चेक करो, अपॉर्चुनिटी हो रही है या हो गई, यानी बताओ आप, दिमाग लगाइए, यहाँ पर थोड़ा सोचिए, दिमाग पर प्रेशर डालिए। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ऐसा काम हो नहीं रहा था। यानी अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। हम क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं उनकी बात बताता हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी अब ऐसे लिखा हुआ है साहब, आपसे कहा जाए कि इसको यहाँ पर एरर है उसके फाइंड आउट कीजिए और उसका करेक्शन कीजिए, तो ये गलत हुआ ही नहीं हुआ। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको भी साथ में नोट करते हुए चले। इस तरह से आपके एग्जाम्स में एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखो आप ये बात समझ गए। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो 5 में क्या होता है गाइज, आई सा अ
ब्लैंक हॉर्स। देखो ये वाला ऑप्शन देखो आप, क्या है V1 है, तो V1 हॉर्स नाउन है, उसके आगे कभी नहीं आ सकता, नाउन के आगे नहीं आएगा क्योंकि नाउन का एडजेक्टिव V1 कैसे बनेगी। यहाँ देखिए V2 है, सेकंड फॉर्म है, ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं बन सकती। अब ये है V1 प्लस ING, ये भी नहीं बन सकती। अब मान लीजिए इसे थर्ड फॉर्म मान लेते हैं अपन, तो थर्ड फॉर्म बन सकती है एडजेक्टिव, या V1 प्लस ING बन सकती हैं। लेकिन आप ये देखो कि उस समय जो वो एक्टिविटी थी, यानी जो हॉर्स कर रहा था, क्या वो एक्टिविटी पूरी हो गई या उस समय हो रही थी, वो एक्टिविटी उस समय कंटिन्यू थी, इसलिए क्या होगा, रनिंग लिखना होगा। और इस तरह से पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई सा अ रनिंग हॉर्स। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आई सा अ ब्लैंक ओल्ड मैन। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा V3 है, ये हो सकता है आंसर। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में V1 प्लस ING है, ये हो सकता है। एडजेक्टिव बनना है में ओल्ड मैन से आगे। फिर देखिए आप ट्राइज हैं, V1 प्लस ट्राइज हैं, ये तो इसका ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखो हैविंग टायर्ड, मैंने आपको हैविंग टायर्ड क्या है पहले इसको समझते हैं। हैविंग टायर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल कब आता है, जब एक कार्य पूरा हो और दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, या एक कार्य के पूरा होने के बाद में एक या एक से अधिक कार्य होते हो, तब क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। तो देखो ऐसा तो यहाँ है नहीं, और इन दोनों में से कोई एक भरना है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इन दोनों में से। अब आप ये देखो कि क्या थकने का काम कंटिन्यू था या थकने का काम पूरा हो गया था। आप बताइए, थकने का काम पूरा हो गया था, इसलिए टायर्ड यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से हमने देखो 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस थे, उनके आंसर के बारे में डिस्कस किया। आपके सामने मैंने सारी बातें क्लियर की। 7 क्वेश्चन के हम ऑप्शंस देखते हैं। देखो, दिस इज अ ब्लैंक एग। अब आपको यहाँ इन ऑप्शंस में से एक जो करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। अब देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास में बॉइलिंग, ये किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन हमें किस बात को ध्यान में रखना है, उस समय वो जो एडजेक्टिव की जो एक्टिविटी है वो उस समय कंटिन्यू होनी चाहिए। बी ऑप्शन है हमारे पास में बॉइल्ड, ये भी V3 है, एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस समय जो वो एक्टिविटी है वो पूरी हो जानी चाहिए। बॉयल्स, ये कभी भी नहीं बन सकता। V1 प्लस S या ES कभी एडजेक्टिव नहीं बन सकता, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि नाउन से पहले नहीं आ सकता। और ये बॉयल V1 है, ये भी नहीं है। इन दोनों में से एक करेक्ट है, या तो B होगा या A होगा। अब आप समझो, यहाँ देखो वो जो एक्टिविटी पूरी हो गई थी या पूरी हो रही थी, चल रही थी, बहुत बताओ आप। दिस इज अ बॉयल्ड, बोलो दिस इज अ बॉयल्ड एग। इस तरह से इसका जो इस 7 क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, क्योंकि उस समय अंडे का उबलने का जो कार्य था पूरा हो गया था। यहां देखो, अप द हिल आई सा अ टेम्पल। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये सेंटेंस इस तरह से है, देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ही क्लाइम्ड अप द हिल, इस तरह से लिखा हुआ है। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो पहले वाले दोनों सेंटेंस के अगर सेंटेंस सेम है, सॉरी यहाँ पर आई है, ही नहीं है, आई है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। आई क्लाइम्ड अप। अब देखो हमें इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। अब ये समझिए, देखो ये क्यों नहीं हो सकता, V1 है, यहाँ V1 प्लस S या ES है, इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में सुनो, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि सर कार्य पूरा हो गया तो यानी पहाड़ी पर चढ़ते ही क्या हुआ, कार्य पूरा हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, क्योंकि कार्य तो कंटिन्यू नहीं हो रहा। लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे आप कोई भी हिल है, इस हिल पर चढ़े और चढ़ते आपको यहाँ पर मंदिर नज़र आ गया, तो आप बताइए कि इन दोनों जो एक्शंस हैं, यानी एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2, इन दोनों के बीच में जो गैप की ड्यूरेशन है, आई थिंक कुछ ही सेकंड है। यहाँ देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस गलत हो गया और उनके
हर टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को मैं उनके सामने फिर क्लियर करना चाहता हूँ। ये अक्सर यहाँ क्या होता है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमें वहाँ यूज करना पड़ता है जहाँ पर एक कार्य जस्ट जैसे ही समाप्त हुआ दूसरा शुरू हो जाए। देखो यहाँ पर ऊपर चढ़े, आपको चढ़ने पर यहाँ पर मंदिर नज़र आया, तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप ये मानिए बहुत कम है, और जहाँ बहुत कम होता है वहाँ दो एक्शन के बीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ था, पूरा होते ही यानी जैसे ही, या समझिए आप पहाड़ी पर चढ़ने का काम हुआ वैसे ही मंदिर का दिखना हुआ। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरह याद रखें, ये पूरा सेंटेंस ऐसे था। अगले सेंटेंस चलते हैं अपन। देखो अ ब्लैंक चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। देखो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि आग से जला हुआ बच्चा आग से डरता है, यानी जिसके पहले इस पीड़ा को सहन किया है वो क्या करता है, वो डरता है आग से। अब देखो जलने का काम कंटिन्यू है, हो गया, बताइए आप, जलने का काम कंटिन्यू नहीं है तो ये नहीं होगा, ये होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें गलती वहाँ पर स्पेलिंग में, और ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यानी कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन का एडजेक्टिव बन सकते हैं, और कब बनते हैं इस बात को हमने सीखा है। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा उस समय जब वो एक्टिविटी कंटिन्यू हो। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा जब वो एक्टिविटी पूरी हो गई हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखो आप यहाँ ब्लैंक है, हर वीपिंग ही वेंट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। देखो आप यहाँ क्या हुआ, एक कोई आदमी है, उसके मान लीजिए उसकी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनते ही वो उसके पास चला गया ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पर समझिए आप, जैसे ही एक कार्य फिनिश हुआ वैसे ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो बनेगा नहीं कभी एडजेक्टिव, ये भी नहीं बनेगा, और इन दोनों में से एक को बढ़ना है, तो ये क्या हुआ, टाइम गैप कम है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखकर बता रहा हूँ, जैसे सी ओपन्ड द डोर, सी सा अ स्नेक। दरवाज़ा खोला उसने और उसने उसको सांप दिखा। तो इस सेंटेंस को क्या करेंगे अपन, यहाँ से पहली बात तो हम इन दोनों को देखें एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं, तो इसको क्या है V1 प्लस ING प्लस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों एक्टिविटीज़ में टाइम गैप बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। तो जहाँ इस ऐसी कंडीशन होगी तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग द डोर और सी सा अ स्नेक, दरवाज़ा खोलते ही उसको सांप दिखा। इस तरह से आपको यहाँ देखो आप एक चीज़ समझोगे, दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में टाइम गैप नहीं के बराबर हैं। अब मैं आपको एक और सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, देखो सुनो। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, जैसे सी टुक टी, सी वेंट टू द मार्केट। ये हमारे पास में सेंटेंस है। अब उसने चाय ली, चाय लेने के बाद वो बाजार चली गई। तो देखो चाय लेते ही नहीं, ऐसे नहीं कि तैयार खड़ी हो, जैसे ही चाय ली वैसे ही बाजार चली गई, थोड़ी रुकी होगी, उन्होंने कुछ अपने पर्स या गाड़ी वाड़ी निकाली होगी। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा है, तो हम यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा, हैविंग टेकन टी। अब आप इस चीज़ को समझे होंगे, सी वेंट टू द मार्केट। अब इस वाले सेंटेंस में और 8 नंबर के सेंटेंस में आप कंपैरिजन करो कि आपको क्या क्या बात नज़र आती है। देखो यहाँ पर टाइम गैप थोड़ा ज़्यादा था और यहाँ पर टाइम गैप थोड़ा कम है, यानी ये मानिए नहीं के बराबर हैं। तो इस वाली कंडीशन में तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और इस वाली कंडीशन में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं वर्ब के, जो हमारे पास में
थर्ड टाइप है, हम उसकी बात करते हैं। देखो टू इन्फिनिटिव्स। देखो टू इन्फिनिटिव क्या होता है, कितनी टाइप का होता है, कैसे बनता है, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करेंगे और हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर भी हम फोकस डालेंगे। देखो टू इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होती है। इन्फिनिटिव विद टू, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आगे अगर हम टू जोड़ देते हैं तो उससे इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे सुनो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वांट्स टू गो। अब देखो ये हमारी वर्ब है, वर्ब में एस या ई एस प्लस किया हुआ है, कोई बात नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो आपने इस बात पर हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको, लेकिन ये वर्ब कैसे हुई, आपके दिमाग में आई होगी कि वर्ब कैसे हुई। मेरी बात सुनो आप, हमें क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ये वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे हो गया साहब, इसकी बात कर रहे हैं अपन। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस जो हमारी जो मेन वर्ब है इससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या वह घर जाना चाहता है, वो क्या चाहता है, घर जाना चाहता है। तो घर सॉरी जाना चाहता है, तो जाना क्या हुआ, जो क्या का आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी क्या का जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टू इन्फिनिटिव बोलेंगे। वो टू इन्फिनिटिव कौन सा वाला टू इन्फिनिटिव, जिसके साथ में टू आया है। क्लियर हो गई बात, ओके साहब। देखो बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ में बेर इन्फिनिटिव लेती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं हम आगे वाली क्लास में, हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आगे। आप ये चीज़ समझे होंगे कि टू इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव विद टू, टू प्लस वी1 होती हैं। इन्फिनिटिव विदाउट टू, उसे हम बेर इन्फिनिटिव बोलते हैं, और वह केवल वी1 होती हैं। इस चीज़ को आप पूरी तरह समझ गए। अब हम देखो आगे देखते हैं, इनकी भी एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर एक एक सेंटेंस लिखकर आपके सामने इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो टू इन्फिनिटिव की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, टू प्लस वी1 होती है। यहाँ आप ऐसा लिखिए, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, टू प्लस वी1 होगी, और इसकी जो पैसिव फॉर्म होगी किसकी, टू इन्फिनिटिव विद टू की। यहाँ देखिए आप, एक्टिव फॉर्म टू प्लस वी1, और पैसिव फॉर्म में क्या होगा, पैसिव फॉर्म कैसे बनेगी इसकी पैसिव बनेगी टू बी और वी3, टू बी प्लस वी3। अब यहाँ देखते हैं हम, इस बात को आप समझे कि हमारे पास में फर्स्ट जो टाइप थी वी1 टू प्लस वी1 वाली, यानी इन्फिनिटिव विद टू वाली जो टाइप थी, उसमें उसकी दो फॉर्म बनती हैं। एक्टिव फॉर्म जिसमें टू के साथ, टू के बाद में प्लस किया जाता है, टू के बाद में प्लस किया जाता है किसको, वी1 को। और पैसिव फॉर्म बनती है, उसमें क्या किया जाता है, टू के बाद में जस्ट बाद में बी लिखेंगे और फिर वी3 लिखेंगे। इसी तरह से देखो हमारे पास में जो ये बेर इन्फिनिटिव है, इनकी भी टू फॉर्म बनती हैं। देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्टिव, एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में देखो आपको केवल मात्र वी1 का यूज करना पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म में केवल मात्र आपको वी1 का यूज करना पड़ेगा, और जो इनकी पैसिव फॉर्म बनेगी उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बी प्लस वी3 में। आप कंफ्यूज ना हो, एक एक चीज़ को हम बारीक से, बहुत बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, एक पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप इन सबको नोट कर ले। अब देखो इन्फिनिटिव विदाउट टू, बेर इन्फिनिटिव की भी दो तरह से फॉर्म बनेगी। एक्टिव फॉर्म में केवल मात्र वी1 आएगी, उसी की पैसिव फॉर्म बनेगी, उसमें केवल मात्र बी प्लस वी3 होगा, वहाँ पर टू का यूज नहीं करते हैं। और इन दोनों में क्या करते हैं, देखो यहाँ पहले से हमारे पास में टू था, तो टू को के टू प्लस वी1 करेंगे, और पैसिव फॉर्म में टू बी प्लस वी3 का यूज करेंगे। अब देखो ये तो हो गई इन्फिनिटिव की टाइप, और इनकी कौन कौन सी फॉर्म बनती है आपने पूरी तरह से समझ लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इनके यूज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि इन्फिनिटिव विदाउट टू कैसे होता है, और कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में
बेर इन्फिनेटिव आएगा, वो सारी मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी केवल 2 सेंटेंस लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना टू के भी क्या इन्फिनेटिव बन सकता है क्या, कि बेर इन्फिनेटिव का यूज करके एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आई सा हिम रन। अब यहां देखो, यार समझिए आप, ये हमारी वर्ब हुई, मेन वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, यहाँ मैंने उसको दौड़ते हुए देखा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो ये आया, देखो सुनो, यहाँ पर जो ये आया ये V1 है और यहाँ पर इसका जो यूज हुआ है टू इन्फिनेटिव के रूप में हुआ है, बेर इन्फिनेटिव, यानी बेर इन्फिनेटिव बिना टू के इसका यूज हुआ है। तो इस तरह से क्या है, देखो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हमें बेर इन्फिनेटिव का यूज करना होता है। आप इस चीज़ को समझे, इसका भी एक्टिव फॉर्म बनती है, पैसिव फॉर्म बनती है। एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है, इसमें V1 का यूज हुआ। जब इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी तो उसमें क्या होगा, B + V3 का यूज होगा। अब हम देखो इस चीज़ को आप समझ गए, वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ। टू इन्फिनेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव विद टू। सेकेंड टाइप होती है इन्फिनेटिव विदाउट टू। पहली टाइप के की 2 फॉर्म बनती हैं, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, टू के साथ में V1 को प्लस करने से बनेगी। और पैसिव फॉर्म कैसे बनेगी, 2B + V3। ओके, हमारे पास में इन्फिनेटिव विदाउट टू वाली, जिसे हम बेर इन्फिनेटिव बोलते हैं, उसकी भी 2 फॉर्म बनती हैं। याद कीजिए कैसे बनती है। पहली वाली फॉर्म बनेगी V1 से बिना टू के, उसे एक्टिव फॉर्म बोलेंगे। पैसिव फॉर्म बनेगी, बोलो पैसिव फॉर्म कैसे बनेगी, B + V3 से। अब हम इनके यूज पढ़ते हैं, किस तरह से इनका यूज किया जाता है। देखो आपको बहुत सी बातें अजीब लगेगी कि इस तरह की इंग्लिश हमने कभी देखी नहीं या पढ़ी नहीं। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होगी अच्छी इंग्लिश के लिए, अच्छी अंग्रेजी के लिए। देखो, यूज ऑफ टू इन्फिनेटिव, मैं आपके एग्जाम से भी इनको रिलेट करके देखूंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और हमसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ होती हैं। देखो, एज ए नाउन, सॉरी यहाँ नाउन है, एज ए नाउन, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। टू इन्फिनेटिव एज ए नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहाँ देखिए, पहले वाले सेंटेंस से हम समझते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब देखो यहाँ क्या है, ये है ना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर 2 + V1 का यूज हुआ है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। गलती का पता करना सरल है। तो ये चीज़ नाउन की तरह यूज हुई है, क्योंकि आप सबको पता है सब्जेक्ट 2 ही चीज़ बन पाएगी, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये इन दोनों की फ्रेज होगी, जिसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं, या क्लोज होगी। सब्जेक्ट यही बनते हैं। तो आपको अगर ये सब्जेक्ट बना है तो इसने प्रोनाउन का तो कार्य किया नहीं, इसने नाउन का काम किया। यहाँ देखो अगले सेंटेंस में भी ये क्या हुई, हमारी वर्ब है, और टू फॉरगिव, क्षमा करना, इज डिवाइन। तो यहाँ पर भी इसने क्या काम किया, इसका सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट भी किस रूप में बना है, एज ए नाउन। आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। एज ए नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये एज ए नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, और यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ कौन सी होगी बताइए, ऑब्जेक्ट किस टाइप की ऑब्जेक्ट होगी, ये नाउन के रूप में। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ जो 2 + V1 होगी, ये क्या काम करेगी, नाउन का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो सुनो, ही वॉन्ट्स टू गो। अब ये हमारी वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये टू गो ऑब्जेक्ट। वॉन्ट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, क्या कौन बना, टू इन्फिनेटिव। अगले सेंटेंस में देखते हैं, आई लाइक टू प्ले कार्ड्स। अब देखो इससे क्वेश्चन करो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, क्या, मैं कार्ड्स खेलना पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ, कार्ड्स खेलना, टू प्ले कार्ड्स। तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हैं,
और नाउन की तरह यूज हुआ है, इसे हम टू इन्फिनिटिव बोलेंगे। सी रिफ्यूज टू ओबे हर हस्बैंड। देखो रिफ्यूज यानी इनकार करना, सी सब्जेक्ट हैं और उसने क्या इनकार किया, टू ओबे हर हस्बैंड, उसके पति की आज्ञा मानना। तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट किसको क्या नाम देंगे, टू इन्फिनिटिव। देखो हमने इस दो चीज़ों को देखा है, और भी इन्फिनिटिव के बहुत सारे यूज हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात समझिए, टू इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, टू इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखें। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा तब इसको जो हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाम देंगे वो क्या होगा, नाउन होगा। देखो नेक्स्ट यूज पर बढ़ते हैं अपन, और टू इन्फिनिटिव का यूज हमने दो तरह के उसके यूज के बारे में डिस्कस किया है। हम थर्ड यूज की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी देखो यहाँ देखते हैं, देखो इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने पहले बात की है कि बी वर्ब के बाद में जो आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। मैं आपको क्या कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बहुत जल्दी ही SPOCA बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं, और उसी के साथ में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूरे आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आई मीन नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे सभी आने चाहिए हमें। कब इनका यूज हो और हमें नहीं आए तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते ज़्यादा। एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, देखो एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब किस तरह से ये टू इन्फिनिटिव का यूज होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास में ये जो वर्ब आई ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्यों है, देखो ये समझ गया आप क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद में V1 प्लस ING वाली फॉर्म नहीं आई, तब ये हेल्पिंग वर्ब होती, या इसके बाद V3 नहीं आई इसलिए ये क्या है, मेन वर्ब है। क्योंकि V3 आने पर ये पैसिव वाली फॉर्म बन जाती तो फिर भी हेल्पिंग वर्ब बनती। यहाँ देखो आप, यहाँ पर जो वर्ब आई है वो भी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये भी मेन वर्ब है। अब इसके आगे आने वाली जो चीज़ है ये सारी की सब्जेक्ट हो गई, और बाद में आने वाली मैंने कहा था बी वर्ब के बाद में ये चीज़ आई तो ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ ना इसका, यानी कि हर डिजायर टू सी मी अगेन। तो ये वाले जो हमारे सेंटेंस का पार्ट है ये क्या हुआ, SVC, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पर भी SV और ये C, ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि बी वर्ब के बाद आया है और कॉम्प्लीमेंट है, बट एक्चुअली उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वो क्या है, टू इन्फिनिटिव है। आगे देखिए अपन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ भी देखो आप, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद में ये टू गो आया है, ही इज अबाउट टू गो, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस बात को आप समझ गए। तो किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कौन, टू इन्फिनिटिव। अगले सेंटेंस पर चलते हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव, सॉरी एज एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन, ये किसी भी नाउन का एडजेक्टिव भी बन सकता है। अब देखो कैसे, यहाँ पर हैज वर्ब है, कौन सी वर्ब है बताइए, कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये एडजेक्टिव हुआ, और मनी क्या है, नाउन है। तो ये टू बाई जो लिखा हुआ है ये इस मनी को मॉडिफाई कर रहा है, ही हैज नो मनी टू बाई, यानी मनी को बता रहा है कि कम है या ज़्यादा है, या ये समझिए आप उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये उसका एडजेक्टिव हुआ। इसको देखिए, आई सब्जेक्ट है वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नो हाउस टू लिव, देखो टू लिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। इस तरह से हमने देखो 1 से लेकर 5 तक के इसके यूज पढ़े, इसके और भी बहुत सारे यूज है,
अब मैं यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम्स की तरफ लेकर चलता हूँ और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी हम एक एक्सरसाइज करते हैं और इन टू इन्फिनेटिव को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए टू इन्फिनेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं अपन, टू सी इज ब्लू। अब देखो हमने इस चीज़ को देखा है कि इज के बाद में या तो V1 प्लस ING होनी चाहिए या V3 होनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सीखा कि उसके बाद में V1 होना चाहिए। तो यहाँ ठीक बाद में V1 गलत है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, वापस देखो टू सी ये क्या है हमारा सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट में टू प्लस V1 है तो ये टू इन्फिनेटिव है। इज वर्ब हुई, ब्लू V1 है तो ये गलत है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टू प्लस V1 बनाना पड़ेगा, यानी इस प्रकार से टू इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा जो एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा। ओके, अगले सेंटेंस को देखते हैं, सी हैज नो हाउस लिविंग इन। अब समझो देखो लिखने में आपको पढ़ने में आपको इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक मेजर एरर है। ये हमारा ये हमारी वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, हाउस नाउन है। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि टू इन्फिनेटिव किसी नाउन का एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो यहाँ क्या हुआ देखो, ये लिविंग है, इसका एडजेक्टिव बनने के लिए इसको हम चेंज करेंगे, बनाने के लिए टू लिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिविंग गलत है। आगे देखते हैं, ही वांट्स हेल्पिंग हिज ब्रदर। देखो ही वांट्स वो चाहता है, हेल्पिंग। अब बताओ हेल्पिंग का यहाँ जेरेंड है क्या है? नहीं, जेरेंड भी नाउन का काम करता है, लेकिन वांट का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? बन गया वांट्स का ऑब्जेक्ट? नहीं बना। तो यहाँ क्या है देखो, इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टू हेल्प बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या से क्वेश्चन कर लो आप, मीनिंग या सेंस नहीं निकल पाएगा। वापस देखते हैं, ही वॉन्ट्स हेल्पिंग। अब देखो हेल्पिंग, बताओ किससे जोड़ो आप हेल्पिंग को? एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर हमें टू हेल्प लिखेंगे और आप समझ गए, ही वांट्स टू हेल्प, वो क्या चाहता है, सहायता करना। सी इट्स लिविंग, देखो आप यहाँ सी इट्स लिविंग, अब ये लिविंग यहाँ पर गलत है, वह यहाँ पर हमें इट्स जो वर्ब है इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर जेरेड या पार्टिसिपल गलत होगा। यहाँ पर हमें टू लीव V1 प्लस टू प्लस V1 करनी होगी। वी हैव पे टैक्स। अब देखो हैव के बाद में V3 आती हैं। अब यहाँ क्या है, हमें हैव का ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें हैव का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू पे बनाएंगे, टू पे, तब ये हमारा टू इन्फिनिटिव बन जाएगा और यहाँ पर हैव का ऑब्जेक्ट होगा। इट इज़ अ प्लेजर मीटिंग हर अगेन। अब देखो ये क्या है, मेन वर्ब है, ये नाउन है। इस नाउन का एडजेक्टिव बनने के लिए इसको हमें टू प्लस V1 करना पड़ेगा, टू मीट, और ये मीटिंग गलत हो जाएगा। ही प्रोमिसेस गेटिंग, देखो उसने गेटिंग, आप बताओ गेटिंग यहाँ पर न तो जेरेंड है न पार्टिसिपल है, यहाँ पर आपको ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर टू गेट लिखना होगा, टू इन्फिनेटिव, यानी उसने किस चीज़ का वादा किया, यानी वादा करता है वह, तो यहाँ पर हमें टू गेट लिखना होगा जो टू इन्फिनेटिव होगा और इसका ऑब्जेक्ट होगा। द पेशेंट इज अबाउट डाई। अब देखो ये हमारी प्रीपोजिशन है ना, अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, टू प्लस V1 बनानी पड़ेगी, नहीं तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डाई को हमें टू डाई में चेंज करना होगा। इस तरह आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको ध्यान से देखें और हमारी जो लाइव क्लास है उसको डेली अटेंड करें। आपको लाइव क्लास के ठीक बाद में जो टेस्ट का लिंक मिलता है, वहाँ पर आप हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए नोट्स और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाएगी।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स।